गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमारा जो ग्रुप नंबर 13 था वो हमने कंप्लीट किया था और ग्रुप नंबर 14 पे हम पहुंचे थे। उसमें से ये जो अकरेंस है ये तो हमारा निकाल दिया है पूरा। सो अकरेंस में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। चलो, अब जैसे ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NS2NP1, वैसे ही ग्रुप नंबर 14 में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाल दो P के अंदर तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2NP2। The valence cell electronic configuration of 14 group elements are NS2NP2। और जैसे 13 में D और F ब्लॉक के F ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इंटरफियर करते थे इनर कोर में, सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट क्यों बोला है? क्योंकि ये सारे कंपाउंड कोवेलेंट है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देना या 4 इलेक्ट्रॉन लेना नियरली इम्पॉसिबल है, दैट्स वाई। चलो, सो रेडियस की बात करते हैं तो कार्बन से सिलिकॉन बड़ा है। अब देखो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस में कोई चेंज नहीं है, अपसेट नहीं है। अब देख सकते हो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना नहीं होता। देखो 77 से 118 हो जाता है, जबकि सिलिकॉन टू जर्मेनियम जब आप जंप करते हो तब सिर्फ 4 pm का चेंज है। वैसे ही टीन से लेड का जंप जो है सिर्फ 6 pm का है। सो इफेक्ट तो करता है, लेकिन प्रोबेबली जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा, यहाँ पे कम बढ़ेगा, फिर ज़्यादा बढ़ेगा, फिर कम बढ़ेगा। सो इसका ग्रुप नंबर 14 का जो कोवेलेंट रेडियस है वो कोवेलेंट रेडियस का ऑर्डर कार्बन सबसे छोटा, उससे बड़ा सिलिकॉन, उससे बड़ा जर्मेनियम, उससे बड़ा टीन, टीन का सिंबल Sn, और उससे बड़ा लेड यानी कि Pb। कैसे याद रखोगे एलिमेंट पांचों के पांचों? कार सी जटीले, कार फॉर कार्बन, सी फॉर सिलिकॉन, जटी फॉर जर्मेनियम, टी फॉर टीन एंड ले फॉर लेड। ओके, चलो देखो, there is a considerable increase in the covalent radius from carbon to silicon, but silicon to Pb small increase in radius is observed. This is due to the presence of completely filled D and F orbital in heavier numbers. चलो, उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे सिलिकॉन से जर्मेनियम की कम है, लेकिन लास्ट में एक अपसेट है, यहाँ पे डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन टीन से लेड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो जैसे हमने ऑर्डर बनाया था ऐसे ही आपको इस बार खुद ऑर्डर बनाना है इन सब का, चारों के चारों आयोनाइजेशन एंथैल्पी का आपको ऑर्डर बनाना है। ओके, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो ग्रुप नंबर 14 में कांस्टेंट रहती है। देखो सिर्फ कार्बन की ज़्यादा है 2.5। ओके, डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। ये डायमंड की डेंसिटी है। आपको ग्रेफाइट की अगर गिनोगे तो ग्रेफाइट की देखो 2.22 है, जो कि सिलिकॉन से कम है। सो ग्रेजुअली डेंसिटी इंक्रीज होगी। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, लेकिन साइज के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे एक चेंज है। और बॉइलिंग पॉइंट तो कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। ओके, चलो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 14 इज हायर देन ग्रुप 13। 13 से तो ज़्यादा होगा क्योंकि साइज स्मॉल है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन इज विजिबल हियर ऑल्सो। यहाँ पे भी वो इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन जनरल द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज विद द ग्रुप, small decrease between silicon to germanium to tin, and slight increase from tin to lead because of the poor shielding effect of intervening D and F orbital, increase in size of atom. Okay,
चलो नेगेटिविटी की बात करें तो ड्यू टू स्मॉल साइज द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन 13 ग्रुप। 13 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन सिलिकॉन से पीबी तक ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सिर्फ कार्बन ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब एलिमेंट की बात करें तो कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन जर्मेनियम सेमी मेटल यानी कि मेटलॉइड्स है, और लास्ट में दो टीन और लेड मेटल्स है, एक नॉन मेटल, दो सेमी मेटल्स और बाद में दो मेटल। ओके, चलो फिजिकल अपीयरेंस प्रॉपर्टीज जो भी अभी मैंने बताया। अब बात करते हैं हम उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें, सो द ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैव 4 इलेक्ट्रॉन, उसके लास्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो वो ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा +4 के अंदर। और जैसे ग्रुप में नीचे आएंगे +4 की स्टेबिलिटी कम होगी, +2 की बढ़ेगी, इनर्ट पेयर इफेक्ट, और +2 वाला आयोनिक होगा। ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट exhibited by this element are +4 and +2. Carbon also exhibit negative oxidation state -4. Since the sum of the first 4 ionization enthalpy is very high, compound in +4 oxidation state are generally covalent in nature. जैसा मैंने आपको बताया था, वो आयनिक नहीं होंगे, +4 में वो कोवेलेंट रहेंगे। In heavier members, the tendency to show +2 increases. Sequence जैसे नीचे जाओगे +2 का स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, +4 का डिक्रीज होगा। It is due to the inability of NH2 electron of valence cell to participate in the bonding, जिसे inert pair effect कहते हैं। The relative stability of these two oxidation state vary down the group. जैसे ऊपर से नीचे आओगे +4 कम स्टेबल होता जाएगा, +2 ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। कार्बन एंड सिलिकॉन मोस्टली फॉर्म +4 कंपाउंड्स। जर्मेनियम जो है वो +4 बनाता है, कुछ ही कंपाउंड ऐसे हैं जो +2 बनाएगा। टीन जो है वो दोनों कंपाउंड बनाता है, यानी कि उसके लिए +4 स्टेबल है, +2 स्टेट उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि लेड के लिए +2 स्टेबल है और +4 उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यानी कि अगर लेड +4 है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर टीन +2 है, Sn+2, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि Sn+2 दूसरों का रिडक्शन करके खुद Sn+4 हो जाएगा, और लेड +4 दूसरों का ऑक्सीडेशन करके खुद Pb+2 हो जाएगा। ओके, इन टेट्रावेलेंट स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम इज 8, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 है, ना तो ज्यादा है ना तो कम है। दे आर नॉर्मली नॉट गोइंग टू बी एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर, यानी कि वो लुईस एसिड या लुईस बेस नहीं बनेंगे। फिर भी कार्बन कैन नॉट एक्सीड इट्स कोवेलेंस मोर देन 4, क्यों? डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अब डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो वो 4 से ज्यादा अपना कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बढ़ा पाएगा, यानी कि 4 से ज्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता, जबकि उसके ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स जो है वो 4 से ज्यादा 6 बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल है। उसी की वजह से देयर हेलाइड्स अंडरगो हाइड्रोलिसिस, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल है एम्प्टी। बाकी सारे एलिमेंट के हेलाइड्स हाइड्रोलिसिस करके OH डाल देते हैं हेलोजन की जगह, जबकि कार्बन के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। देखो जैसे कि SiF6-2 बन सकता है, GeCl6-2 बन सकता है, SnOH6-2 बन सकता है, ये सारे ऑक्टाहेड्रल है, उनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। तो ये था ऑक्सीडेशन स्टेट और उसका केमिकल रिएक्टिविटी। अब सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ, तो 2 टाइप के ऑक्साइड रहेंगे, एक मोनोऑक्साइड और एक डाइऑक्साइड। यू नो दैट राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जितने ऑक्सीजन ज्यादा उतनी एसिडिटी ज्यादा, याद रखना, जितने ऑक्सीजन ज्यादा उतनी एसिडिटी ज्यादा।
यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जिनका हाई रहेगा उनका नेचर एसिडिक रहता है। देखो, ऑल मेंबर्स व्हेन हीटेड विद द ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्साइड। कोई भी मेंबर ले लो, जब आप उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो तो वो ऑक्साइड बनाता है। दो टाइप के ऑक्साइड है उसके, मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला MO और MO2 यानी कि CO और CO2 लाइक दैट। सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लो टेम्परेचर पे नहीं। सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं। ओके, फिर मैंने जो बताया था, ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर जनरली मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। सो +4 वाले ऑक्साइड जो है वो ज्यादा एसिडिक होंगे, यानी कि 2 ऑक्सीजन जिसके अंदर होंगे वो ज्यादा एसिडिक है। चलो डाइऑक्साइड की पहले बात करें तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डाइऑक्साइड आर एसिडिक, जबकि टीन एंड लेड डाइऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। वहां पे कोई बेसिक ही नहीं है, लास्ट 2 एम्फोटेरिक है, पहले 3 एसिडिक है। मोनोऑक्साइड की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। जर्मेनियम ऑक्साइड डिस्टिंक्टली एसिडिक है, थोड़ा बहुत एसिडिक है, जबकि स्टेनस और लेड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कितने हुए? एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड एम्फोटेरिक थे, लास्ट में पढ़े थे तब। उसके बाद टीन डाइऑक्साइड SnO2 एंड लेड डाइऑक्साइड एम्फोटेरिक है। फिर टीन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड वो भी एम्फोटेरिक है। सो टीन और लेड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक रहेंगे बाय नेचर, जर्मेनियम के ऑक्साइड बाय नेचर एसिडिक रहेंगे। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करें वो कैसा होगा? तो सिलिकॉन ऑक्साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डाइऑक्साइड एसिडिक है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक, मोनोऑक्साइड न्यूट्रल। ओके, चलो ग्रुप नंबर 14, उसका 5th क्वेश्चन दिया है आपको। ग्रुप 14 के कुछ ऐसे मेंबर बताने हैं जो सबसे ज्यादा एसिडिक डाइऑक्साइड देते हैं। तो कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन का तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऐसा एलिमेंट जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही देता है कॉमनली, तो लेड, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, चलो अब पानी के साथ रिएक्टिविटी। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम पानी से रिएक्शन नहीं करते। टीन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि मेटल है ना। टीन SN वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा, SnO2 बनाएगा, एम्फोटेरिक है बाय नेचर SnO2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेड भी अनअफेक्टेड रहता है क्योंकि उसके सरफेस पे लेड ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, जैसे एल्यूमिनियम में बनता था, लाइक दैट। लास्ट केमिकल रिएक्शन विथ हैलोजेंस, यानी कि +4 वाले हैलोजन, +2 वाले हैलोजन। +4 वाले में 4 हैलोजन लगेंगे, +2 वाले में 2 हैलोजन। दैट्स वाई +2 MX2 बनेगा और +4 वाला बनेगा MX4। एक्सेप्ट कार्बन, ऑल मेंबर रेडिली और डायरेक्टली रिएक्ट विथ हैलोजन अंडर सुटेबल कंडीशन टू मेक हैलाइड्स। कार्बन अकेला ऐसा है जो डायरेक्ट रिएक्शन हैलोजन से नहीं करता, उसको हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर, प्रेशर या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी जाके वो रिएक्शन करने के लिए राजी होता है। बाकी के जो 4 एलिमेंट है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये तो अपने आप रिएक्शन कर लेते हैं। हेलोजन को अगर कंडीशन प्रॉपर दे दी तो हेलोजन से ही रिएक्शन कर लेते हैं। चलो MX4 जो है वो कोवेलेंट होता है नेचर में, +4 मैंने बताया था कोवेलेंट बनेगा। सेंट्रल मेटल एटम इन दीस हैलाइड्स अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल शेप होगा। देखो सारे +4 में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। चलो एक्सेप्शनल केसेस दिए हैं आपको, SnF4 एंड PbF4 आयोनिक है। PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि PbNI का जो इनिशियल फॉर्मेशन होता है वो उतनी एनर्जी ही रिलीज नहीं करता कि वो अंदर के जो 6s के 2 इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल के उनके साथ रिएक्शन कर सके। समझ में आया? आपको पता है
कि लेड के अंदर तो F के 14 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और D के 10 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, उसके अंदर 6s के इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लेड और आयोडीन का बॉन्ड उतनी एनर्जी ही रिलीज नहीं कर पाता कि अंदर से वो 6s के इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के उसके साथ बॉन्ड बना सके। दैट्स वाई PbI4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, एग्जाम आपके एक्सरसाइज में भी है। ओके, SnF4 आयोनिक है, PbF4 आयोनिक है, ऊपर के तीनों बाकी के कोवेलेंट। चलो, हैवियर मेंबर जो है यानी कि जर्मेनियम टू लेड, वो MX2 टाइप के हैलाइड भी बनाते हैं, कार्बन नहीं बनाता, सिलिकॉन भी नहीं बनाता। चलो, जैसे आप ग्रुप में नीचे आओगे डाई हैलाइड की, यानी कि GeX2 से ज्यादा स्टेबल होगा PbX2, और PbX2 से GeX2 से ज्यादा स्टेबल SnX2, और SnX2 से ज्यादा स्टेबल PbX2। कंसिडरिंग द थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी, जर्मेनियम का +4 वाला हेलोजन यानी कि GeX4 ज्यादा स्टेबल है GeX2 से, जबकि लेड के अंदर +2 वाला ज्यादा स्टेबल होता। उसके बाद अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोलिसिस। देखो, CCl4 जो है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता पानी के साथ बिकॉज ऑफ द साइज और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का अट्रैक्शन, जबकि SnC सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 GeCl4 ये पानी के साथ हाइड्रोलाइज्ड होंगे, यानी कि पानी के साथ वो रिएक्शन करते हैं। देखो, बाय वाटर बिकॉज सेंट्रल एटम कैन अकोमोडेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन इन द डी ऑर्बिटल। अब कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं और उसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो विदाउट ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल, तो वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। दैट्स वाई CCl4 कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करता। यहाँ पे आपको SnCl4 का हाइड्रोलिसिस दिखाया है। देखो, सबसे पहले क्या होगा, एक क्लोरीन जो है यहाँ से निकल जाएगा और उसके जगह देखो OH आ गया है, HCl रिलीज हो गया। वैसे ही 3 और बार करो तो सारे के सारे क्लोरीन निकल के 4 OH आ जाएंगे, जिसे सिलिसिक एसिड कहा जाता है। सिलिसिक एसिड, नाम याद रखना, सैलिसिलिक एसिड नहीं है, सिलिसिक एसिड है, SiOH4। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियली एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जाएगा, वाटर के ऑक्सीजन का, दैट्स वाई। चलो, उसके बाद SiF6-2 बनता है, लेकिन SiCl6-2 नहीं बनता, क्योंकि क्लोरीन की साइज बड़ी है और Si+4 बनाओगे साइज छोटा हो जाएगा उसका, तो क्लोरीन की बड़ी साइज की होने की वजह से रिपल करेंगे एक दूसरे को क्लोरीन, और वो बॉन्ड उतना मजबूत नहीं बनेगा, दैट्स वाई वो काम नहीं करेगा। 6 लार्ज क्लोरीन आयन कैन नॉट अकोमोडेट Si+4 ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ इट्स साइज, जैसा मैंने बताया। उसके अलावा लोन पेयर ऑफ क्लोरीन जो है वो Si+4 के साथ उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्लोरीन क्लोरीन का रिपल्सन जो लगेगा। ओके, चलो, उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स एंड एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन सिलेबस से हटा दिया है। उसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में 2 टॉपिक हमारे सिलेबस में है, एक है डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। बहुत ईजी है, डायमंड और ग्रेफाइट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके दूसरे भी एलोट्रोप्स है, जैसे कि बकी बॉल, जिसे फ्लोरिन्स कहा जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब है। ओके, चलो, तो सबसे पहला है डायमंड। देखो, कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो पहले याद रख लो। 3 डायमेंशनल नेट स्ट्रक्चर और 3 डायमेंशनल नेटवर्क। हर एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। फिर से 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन से जुड़ा है। देखो, डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन लेटाइस दिखाता है। इन डायमंड ईच कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन और दूसरे 4 कार्बन से वो कनेक्ट होकर टेट्राहेड्रल फैशन में अरेंज होता है। हर एक कार्बन टेट्राहेड्रल होके वो एक पूरा नेट स्ट्रक्चर बनाता है। बॉन्ड लेंथ याद रखना 154 pm।
The structure extends in space and produces a rigid three-dimensional network of carbon atoms. In this structure, directional covalent bonds are present throughout the lattice. Directional यानी कि देखो ये कार्बन जो है 4 से कनेक्टेड, 1 2 3 4, फिर ये वाला देखो 1 2 3 4, हर एक कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से कनेक्टेड होगा. ओके. और डायरेक्शनल का मतलब है किसी एक डायरेक्शन में बॉन्डिंग होता होगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक एक्सटेंडेड कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड देयरफॉर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही मजबूत रहेगा डायमंड के अंदर और वो एक्सटेंड होता जाता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसीलिए डायमंड के अंदर उसको तोड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है. सो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ. इट इज यूज्ड एज ए एब्रेसिव यानी कि शार्पनर फॉर शार्पनिंग हार्ड टूल्स इन मेकिंग ऑफ डाइज. डाइज यानी कि कलर नहीं, जो बीबे होते हैं ना वो जिसके अंदर हम कोई चीज डाल के लिक्विड में उसको उसके जैसा शेप देते हैं, उसे डाइज कहते हैं. एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब्स. टंगस्टन के फिलामेंट्स जो बल्ब के अंदर यूज होते हैं वो बनाने में उसका यूज होता है. डायमंड इज कोवेलेंट येट इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट. कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क है उसके पास. Diamond has 3 dimensional network involving strong carbon carbon bond. That's why it is very difficult to break, and because of that it has a high melting point. चलो उसके बाद कार्बन का दूसरा एलोट्रोप ग्रेफाइट. जैसे डायमंड में बताया था वैसे ही ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन. हर एक कार्बन दूसरे 3 कार्बन से जुड़े हैं. sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है हेक्सागोनल पैटर्न में लेयर स्ट्रक्चर. कैसा? हेक्सागोनल पैटर्न में लेयर स्ट्रक्चर. और एक पाई बॉन्ड होगा हर किसी कार्बन के पास. 2 स्ट्रक्चर के बीच में वांडरवाल्स फोर्स से वो 2 स्ट्रक्चर जुड़े होंगे. अब जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में पूरे ग्रेफाइट में घूम सकेंगे. दैट्स वाई ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी हीट कंडक्ट करेगा. ओके. देखो लेयर्ड स्ट्रक्चर जैसा मैंने बताया था. लेयर आर हेल्ड बाय वांडरवाल्स फोर्सेस. 2 लेयर के बीच का डिस्टेंस होगा 340 pm. याद रखना. ईच लेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन. जैसा मैंने बताया था प्लेनर हेक्सागोनल रिंग्स. कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ याद रखना है 141.5 pm. ईच कार्बन अंडरगोज hexagonal in the hexagonal ring into sp2 hybridization and 3 सिग्मा बॉन्ड दूसरे 3 नेबर कार्बन से बनाता है. 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है. ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होकर पूरी ग्रेफाइट सीट के अंदर वो घूमेगा. इलेक्ट्रॉन जो है मोबाइल रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड देयरफॉर ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अलोंग विद द सीट. ग्रेफाइट क्लीव इजीली बिटवीन द लेयर, यानी कि ग्रेफाइट जो है वो फ्रिक्शन फ्री होता है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगता. यानी कि उसके लेयर जो है वो क्लीव होते हैं, इजीली एक दूसरे के ऊपर सरक जाते हैं. देयरफॉर इट इज वेरी सॉफ्ट एंड स्लीपरी. ग्रेफाइट बहुत ही स्लीपरी होता है और सॉफ्ट होता है. और उसी प्रॉपर्टी की वजह से फॉर दिस रीजन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए ड्राई ल्यूब्रिकेंट इन द मशीन रनिंग एट अ हाई टेम्परेचर वेयर ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज ए ल्यूब्रिकेंट. बहुत ही हाई टेम्परेचर पे चलने वाले मशीन जो होते हैं वहाँ पे आप एज ए ल्यूब्रिकेंट ऑयल नहीं रख सकते क्योंकि वो जल जाता है. तो वहाँ पे ड्राई ल्यूब्रिकेंट रखा जाता है ग्रेफाइट. ओके. चलो फुलरिन्स सिलेबस से हटा दिया है तो वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं. चलो यूजेस ऑफ कार्बन हटा दिया है सिलेबस से पूरा. उसके बाद अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हटा दिया है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटा दिया है, उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड को हटा दिया सिलेबस से, फिर सिलिकॉन्स को हटा दिया है, सिलिकेट्स हटा दिया है, जियोलाइट्स हटा दिया है. तो ये सारा पोर्शन सिलेबस से निकाल दिया है. तो ये कुछ हमें स्टडी
नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे पूरा, ठीक है। चलो, सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।